हेलो एवरीवन। सो ये वेव ऑप्टिक्स का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को हाइजेंस प्रिंसिपल से कंप्लीट किया था। अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो है बिहेवियर ऑफ प्लेन वेव फ्रंट इन कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस एंड प्रिज्म। मतलब रे थ्योरी से हमें पता है कि लाइट जब आता है तो कैसे रिफ्लेक्ट होता है कॉनकेव मिरर से और कॉन्वेक्स मिरर से। सिमिलरली जब रिफ्रैक्शन होता है तो वो लेंस के थ्रू कैसे होता है ये हमें पता है, प्रिज्म के थ्रू कैसे होता है पता। इसी को वेव के फॉर्म में समझते हैं। चलो सबसे पहले एक ले लेते हैं हम लोग। ये हमारा है कॉनकेव मिरर। और इस कॉनकेव मिरर में हम लोग को पता था लाइट का ये रे प्रिंसिपल हमें पता है कि लाइट अगर इन्फिनिटी से आता है तो ऐसे जाता है। अब इसी को वेव थ्योरी से हम समझते हैं तो ए बी, ये जो मेरा वेव फ्रंट है ये इस तरीके से जाएगा और रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट सोर्स पे जब जा रहा है तो एक प्लेन वेव फ्रंट, ये रहा एक प्लेन वेव फ्रंट, जब कॉन्सेंट्रेट हो रहा है एक पॉइंट पे तो ये ऑब्वियसली एक स्फेरिकल वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाए। अगर आपको वेव फ्रंट का डेफिनेशन मैंने बताया था वो क्लियर हो तो आपको पता होना चाहिए पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट होता है वो स्फेरिकल होता है और इन्फिनिटी से कोई रे अगर आता है तो वो प्लेन वेव। सिमिलरली इसी प्रिंसिपल को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्लेन वेव फ्रंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है और ये डाइवर्ज हो रहा है पॉइंट सोर्स से, इसीलिए जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ये जो सी डी है, ये है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। और ये स्फेरिकल हो जाता है क्योंकि ये पॉइंट सोर्स से आ रहा है। ये एज्यूम कर लिया गया इसका सोर्स ये है, ठीक है ना, एक्सटेंडेड सोर्स। ठीक है, तो ये इस तरीके का कुछ होगा। सिमिलरली आप अगर लेंस में चले जाओ तो इसका आप खुद से ड्रॉ करो। अगर वीडियो को पॉज करो, लेंस का रे डायग्राम बनाओ और इसका वेव फ्रंट कैसा होना चाहिए आप खुद से ड्रॉ करो वीडियो को पॉज करके। आई होप सबने वीडियो पॉज किया होगा और वेव फ्रंट बनाया होगा। अपना वेव फ्रंट ज़रा मैच करके देखो क्या ऐसा हो बन रहा है। अगर आपने ऐसा बनाया है तो बिल्कुल सही है। सिमिलरली कॉनकेव लेंस के लिए बनाओ वीडियो को पॉज करके। और अगर आपने ऐसा बनाया है तो आपका करेक्ट है। यहाँ पर याद रखना आप हमेशा मेंशन कर देना। यहाँ पे पिक्चर में मैंने मेंशन नहीं किया है, जैसे ये इसको मेंशन करना कि ये हो गया मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट और इधर मेंशन करना ये हो गया मेरा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, ये मेंशन कर देना। यहाँ पे ऑलरेडी नीचे मेंशन किया हुआ है, देखो इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड सी डी इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। प्रिज्म के लिए इसी तरीके से आप बना सकते हो। तो प्रिज्म कुछ इस तरीके से पास करता है इंसिडेंट वेव फ्रंट और इसको थ्री डायमेंशन में अगर आप देखोगे तो ये रहा प्लेन वेव फ्रंट और ये इंसिडेंट है और ये प्लेन वेव फ्रंट, ये रिफ्रैक्टेड है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, कोहेरेंट सोर्स क्या है मैं आता हूँ कोहेरेंट सोर्स के बारे में। अभी मैं यहाँ पर लिखा हुआ है बट डोंट वरी, मैं इस पे आता हूँ। सबसे पहले ना हमें इंटरफेरेंस को समझना है। इंटरफेरेंस क्या होता है, तो इंटरफेरेंस क्या है यहाँ पर मैं पिक्चर्स वगैरह बाद में आता हूँ इस स्लाइड में। पहले मैं ना आपको इंटरफेरेंस का डेफिनेशन बता दूँ जो यहाँ नहीं लिखा गया है, मैं लिख देता हूँ। चलो, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है पहले इसे समझ लो फिर हम लोग आते हैं। ये एक फेनामेना है, जैसे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन होना, ठीक है ना, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसी तरह ये भी एक फेनामेना है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट is the phenomena
of redistribution of light energy in a medium due to superposition of light waves from two coherent sources. अब ये कोहेरेंट सोर्स क्या होता है मैं आऊँगा यहाँ पर, फिलहाल अभी अब समझ के रखो। कोहेरेंट सोर्स से अगर कोई लाइट निकले तो वो लाइट आपस में सुपरपोजिशन हो जाता है, और सुपरपोजिशन होने की वजह से उनका एनर्जी जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कहीं बढ़ जाता है कहीं कम जाता है। इस फेनामेना को हम क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। दो कोहेरेंट सोर्स अगर है, वहाँ से जो रे निकलेगा वो आपस में सुपरपोजिशन हो जाएगा, और सुपरपोजिशन होने के बाद उसमें एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। जैसे कि मान लो एक सोर्स यहाँ से लाइट निकाल रहा था, इसको मैंने ग्रीन कलर से दिखाया, ठीक है। इसका इंटेंस, इसको मैं I1 बोल रहा हूँ, और एक दूसरा सोर्स जो है वो भी यहाँ से कोहेरेंट ही है, और वो यहाँ से लाइट निकाल रहा था, इसको मैंने ब्लू कलर से दिखाया। तो ये दोनों वेव, इसको मैं I2 बोल रहा हूँ, ये दोनों वेव आपस में मिक्सअप हो जाएंगे और इनका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होके ये एक वेव की तरह बिहेव करेंगे, जिसका एनर्जी लेवल कुछ अलग हो जाएगा। अब बढ़ेगा या कमेगा ये सब कुछ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये न्यू वेव फ्रंट बनेगा, और ये हो जाएगा मेरा I विच इज इक्वल टू I1 प्लस I2 फ्रॉम द सुपरपोजिशन थ्योरी। ये है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। बेसिक एकदम मोटा मोटा समझ लो चीज़ को क्या है, फिर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें दो पॉइंट याद रखना कि व्हेन रिजल्टेंट इंटेंसिटी when resultant intensity of light is greater than individual light source, then greater than individual light source, then constructive interference take place. अगर दोनों का रिजल्ट इंटेंसिटी जो है, दोनों से रिजल्टेंट का इंटेंसिटी अगर ज़्यादा आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहाँ पर हुआ है, और अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी दोनों का इंटेंसिटी से कम हो जाए तो हम लोग उस वहाँ बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। और हम लोग बोल सकते हैं सिमिलरली, इफ intensity of resultant is less than individual source, then destructive interference take place. ठीक है। और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई मैक्स, ये हम लोग प्रूव करेंगे। आई मैक्स इज इक्वल टू इंडिविजुअल इंटेंसिटी अगर I1 है, सो इनका रूट का
समेशन हो जाता है और उसका स्क्वायर हो जाता है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी सबसे कम हो जाता है। और यहाँ पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है I1 माइनस I2 होल स्क्वायर रूट ओवर। ये जो ऊपर का मैंने फिगर बताया है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर दोनों का पिक जो है, दोनों का क्रेस्ट जो है वो आपस में मिल रहा है, ट्रॉ जो है वो आपस में मिल रहा है, तो इसका इंटेंसिटी ऐड हो जाता है। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे मैं मान लो मैं ये ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, ये एक वेव है और दूसरा वेव जो है वो उल्टा हो जाए। ठीक है, उसका मिनिमा इसका मैक्सिमा के पास हो और इसका मैक्सिमा इसके मिनिमा के पास हो, तो इनका रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपस में घट जाएगा। और घटने की वजह से जो रिजल्टेंट बनेगा वो मेरा वो कुछ ऐसा होगा, जो ज़्यादा है उसके तरफ चला जाएगा। तो ये जो मैंने रेड कलर से बनाया है ये इनका रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। ठीक है, ये I1 है, I1 है, ये I2 है और मैंने सबको रेड कलर से मार्क कर दिया। वेट अ मिनट, ये मेरा आई मीन हो रहा है, सिंपली मैं बोलूँ आई मीन हो रहा है। और यहाँ पर इसको मैं इसको भी मैं सिंपल कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा आई मैक्स बन रहा है, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एग्जांपल है और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो जो भी हुआ अब हम लोग आते हैं इस इंटरफेरेंस का पूरा थ्योरी समझने। इंटरफेरेंस को सुपरपोजिशन थ्योरी कैसे आता है। तो इंटरफेरेंस आपने समझ लिया कि इंटरफेरेंस होता क्या है। अब एक बार क्विकली देख लो, एनिमेशन से और क्लियर हो जाएगा। कि मान लो पहला ये रेड कलर का जो वेव है ये मेरा फर्स्ट वेव है जिसका मैक्सिमम इंटेंसिटी E1 है। एक दूसरा वेव ब्लू पर्पल कलर से दिखाया गया है जिसका मैक्सिमम इंटेंसिटी E2 है। और दोनों क्या है, दोनों सेम फेज में है। आप देख लो, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों का वेवलेंथ सेम है, दोनों का स्पीड सेम है। क्या क्या सेम है? दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों का वेवलेंथ सेम है, दोनों का स्पीड सेम है और दोनों का फेज जो है वो भी सेम है। ये सारी चीज़ें सेम है, ये होनी चाहिए, कंडीशन है। ये ये मैं अभी लिखवाऊंगा आपको। जो मैं कह रहा था कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। कोहेरेंट सोर्स वही होता है जिसमें का फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड और फेज ये सारे सेम होने चाहिए, तभी जाके हम लोग बोलेंगे दोनों सोर्स कोहेरेंट है। ठीक है, तो ये वेव देखो, दोनों में ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम स्पीड, कांस्टेंट फेज डिफरेंस और सेम फेज। तो क्या होगा, ये दोनों वेव का अगर मैक्सिमा मैक्सिमा आपस में मिल रहा है तो रिजल्टेंट वेव का मैक्सिमा बढ़ जाएगा क्योंकि दोनों आपस में जुड़ जा रहा है, E1 प्लस E2। तो ये एग्जाम्पल हुआ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। ये किसका एग्जाम्पल है? ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होता है E1 प्लस E2 होता है। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। पहला वेव रेड कलर से E1, दूसरा वेव में देखो इसका जहाँ मैक्सिमा पड़ रहा था उसका मिनिमा वहाँ पड़ रहा है एंड एज ए रिजल्ट जो मेरा रिजल्टेंट वेव बना उसका इंटेंसिटी घट गया और वो हो गया E1 माइनस E2। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। जो मैं कह रहा था, जो मैं डायग्राम बना के बताना चाह रहा था वो यहाँ बनाया हुआ है। क्या समझ में आ गया आपको? ये इट्स वेरी क्लियर। तो इसी को अब हम लोग वेव थ्योरी से समझते हैं। दो सोर्स है और दोनों कोहेरेंट सोर्सेज है, मतलब इसमें से आने वाला वेव जो होगा उसका फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा, वेवलेंथ भी सेम होगा, स्पीड भी सेम होगा और फेज डिफरेंस या तो सेम होगा और कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा। ये मैं आता हूँ, तो दोनों में से ऐसे वेव निकलेंगे। यहाँ पे जो ब्लू कलर से दिखाया गया है ना, मतलब वेव में क्या होता है देखो, एक पिक होता है पॉजिटिव, एक नेगेटिव। तो पिक पॉजिटिव को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेस्ट कहते थे, याद है ना। और नेगेटिव को हम लोग ट्रॉ कहते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है क्लास 11 में। तो यहाँ पर भी ये वही चीज़ है, एक को क्रेस्ट पकड़ लो, एक को ट्रॉ पकड़ लो। तो मैं ब्लू वाले को क्रेस्ट पकड़ लेता हूँ, मतलब पिक वैल्यू,
और ये जो है ऑरेंज कलर का ये ट्रॉ है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो देखो जहाँ जहाँ पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में ये जैसे यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, मेरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यहाँ देखो नेगेटिव और नेगेटिव आपस में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यहाँ पर भी देखो उसी तरीके से पॉजिटिव पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव, नेगेटिव नेगेटिव कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव, नेगेटिव नेगेटिव कंस्ट्रक्टिव। तो इस सारे लाइन को अगर मैं मिला दूं तो यहाँ पर सब जगह इंटेंसिटी मेरा हाई होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर एक जो रेड कलर से मार्क किया गया है ये फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। सिमिलरली जहाँ ब्लैक कलर है वहाँ देखो, मैं इसको दूसरे कलर से मार्क करता हूँ, चलो या, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, एक का क्रेस्ट दूसरे का ट्रॉ मिल रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे ये जो लाइंस बनेंगे, यहाँ पर क्या होगा, लो इंटेंसिटी होगा, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। तो जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ ब्राइट बैंड बनेगा, और जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ डार्क बैंड बनेगा, वहाँ का इंटेंसिटी, और मैं सिंपली बोल सकता हूँ हाई इंटेंसिटी हो जाएगा यहाँ पे, और एक जगह पे लो इंटेंसिटी हो जाएगा। और ये किस फेनोमेना की वजह से हुआ, ये हुआ हमारा इंटरफेरेंस की वजह से। क्लियर, इंटरफेरेंस एकदम नीट एंड क्लियर हो जाना चाहिए आपको। तो जो मैंने लिखा था डेफिनेशन यहाँ फिर से लिखा हुआ है, द फिनोमेना ऑफ वन वेव इंटरफेयरिंग विद अनदर एंड द रिजल्टेंट रिज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द स्पेस अराउंड द टू सोर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ वेव। सो थ्योरी क्या है इंटरफेरेंस के पीछे, इसको हम लोग समझ लेते हैं। इसको सुपरपोजिशन थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी का नाम है सुपरपोजिशन थ्योरी। सुपरपोजिशन थ्योरी, इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो वेव लेते हैं और दोनों ही वेव का सेम फ्रीक्वेंसी रखते हैं, एम्पलीट्यूड एक दूसरे के आसपास होने से भी चलेगा। देखो दो वेव है, दोनों वेव का ये ए और बी क्या रिप्रेजेंट करता है, ए और बी क्या रिप्रेजेंट करता है आपको पता होना चाहिए, ये रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड दोनों का अलग होगा तो चलेगा। ओमेगा क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी। और इसका फेज जीरो है, इसका फेज फाई है, तो इन दोनों के बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। सेम फेज तो नहीं है, सेम फेज होने से और अच्छा होता, सेम फेज ना हो तो भी चलेगा, कांस्टेंट फेज डिफरेंस बस होना चाहिए, सेम फेज और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ठीक है। दोनों वेव यहाँ पे लिखा हुआ है वेव्स ऑफ द सेम, अच्छा चलो मैं मिटा दूँ वरना बाद में प्रॉब्लम होगा आपको। यहाँ लिखा हुआ है द वेव्स विद द सेम स्पीड, लुक जो जो मैंने कहा था आपको, क्या क्या सेम होना चाहिए, सेम स्पीड होना चाहिए कोहेरेंट सोर्स का, सेम वेवलेंथ होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, सेम टाइम पीरियड होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो टाइम पीरियड भी सेम होगा, और नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड होना चाहिए, अलग अलग होने से भी चलेगा, थोड़ा आसपास होने से अच्छा होता है। और ये जो लास्ट पॉइंट है, सेम फेज डिफरेंस होना चाहिए या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए उनके बीच में। तो ये सारा कंडीशन अगर सेटिस्फाइड कर रहा है तो ये दोनों वेव जो है वो आपस में इंटरफेयर करेंगे, ये इंटरफेरेंस होगा ही होगा, ठीक है। सुपरपोजिशन थ्योरी हमें क्या कहता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ ऑलरेडी। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि ई इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो हमने दोनों को जोड़ दिया, ए साइन ओमेगा टी बी साइन। अब यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशंस है, ओके। यहाँ पर ये कैसे आया, आप इसको, कैलकुलेशन यहाँ नहीं दिखाया गया, कैलकुलेशन आप खुद कीजिएगा। यहाँ बस ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। अब इन दोनों में देखो साइन ओमेगा टी यहाँ है, साइन ओमेगा टी यहाँ है, तो इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लिया गया, तो ये बन गया ए प्लस बी कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन फाई कॉस ओमेगा टी।
अब इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी आपको पता है। हम लोग क्या लेट कर लेंगे, इस पूरे टर्म को ए कॉस थीटा लेट कर लेंगे और इस पूरे टर्म को ए साइन थीटा लेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूँ यहाँ पर, चलो मैं सॉल्व करते चलता हूँ साथ में, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, ए कॉस थीटा साइन ओमेगा टी, और ये दिखेगा ए साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। तो दोनों में से ए अगर हम कॉमन ले ले तो ये फॉर्मूला में आ जाएगा साइन का, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आ जाएगा, बिल्कुल आ गया। ठीक है, ये चलो यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ए का वैल्यू ये कहाँ से आ गया, आप बोलोगे ये कैसे आ गया भाई साहब, तो आप ये डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो। इन दोनों को इक्वेशन का नंबर दे दो, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, और दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। एक का स्क्वायर करो प्लस 2 का स्क्वायर करो और ऐड कर दो, यू गेट दिस सॉल्यूशन। डू इट बाय योरसेल्फ, बहुत सिंपल है। तो हमारा क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को अगर मैं ऐड करूँ LHS में, RHS में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस फाई होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। होगा। फिर इसमें क्या होगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है, तो यहाँ ए स्क्वायर बचेगा, इसको फॉर्मूला में फेंक दो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2ab कॉस फाई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो इन दोनों में से कॉमन ले, इनको दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, एंड देन ये इक्वेशन यहाँ पहुँच। कैलकुलेशन है, इसको अपने हाथ से करोगे ना तो आसान हो जाएगा, वीडियो देखोगे भूल जाओगे, अपने हाथ से करो सारी ज़िंदगी याद रहेगा। वीडियो को पॉज कर लेना अगर जहाँ समझ में ना आए, और खुद से वीडियो को पॉज करके ये पूरा लाइन अभी तक जहाँ तक मैंने किया है अपने हाथ से करो बैठ के, ये सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका है, वरना ऑनलाइन स्टडी बेकार हो जाता है। सिमिलरली फाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, भाई 1/2 कर दो, ये कहाँ से आ जाएगा, ये सिंपली आ जाएगा 2/1 करो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा, और मेरा tan का वैल्यू आ जाएगा। ये कैलकुलेशन हो गया। क्या था इस कैलकुलेशन में, इट्स वेरी इजी। ठीक है, यहाँ पे जगह का कमी है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ये फेजर डायग्राम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, ये फेजर डायग्राम पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछता उतना। यहाँ तक क्लियर है ना सुपरपोजिशन थ्योरी, अगर ये क्लियर है तो मैं एक बार फिर से रीराइट कर दे रहा हूँ, जो जो चीज़ आया ए का वैल्यू हमारा आ गया। और एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि इंटेंसिटी जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो हमारा वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, ए है, तो मेरा इंटेंसिटी जो होगा इसके स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा। सो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, इसका स्क्वायर करोगे तो इतना आएगा, ये हमारा इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या था हमारा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन यही होगा कि मेरा आई का वैल्यू मैक्सिमम आना चाहिए, मैक्सिमम तभी होगा जब कॉस फाई का वैल्यू +1 होगा, यस और नो। सो कॉस फाई अगर +1 होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और फाई +1 आने का मतलब ही होता है फाई का वैल्यू मेरे को 2n पाई बैठाना पड़ता है। कॉस फाई मैक्सिमम होने का मतलब, ये साथ में नहीं लिखा है इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हो, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कॉस फाई इज इक्वल टू +1, और कॉस फाई इज इक्वल टू +1 ट्रिगोनोमेट्री अगर आपको आता होगा तो आपको पता होगा फाई इज इक्वल टू 2n पाई। फाई इज कॉल्ड फेज डिफरेंस, यहाँ एक फॉर्मूला याद रखना, फेज डिफरेंस का एक फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखना, 2 पाई/λ इंटू पाथ डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस चैप्टर में हजारों जगह यूज होता है ये फॉर्मूला है। तो फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई/λ इंटू पाथ डिफरेंस। इस फॉर्मूला से अगर आपको पाथ डिफरेंस को निकालना बोले तो आप बोल सकते हो फेज डिफरेंस इंटू λ/2 पाई, जो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू एनी इंटीजर वैल्यू होता है, तो यहाँ पर देखो इसी फॉर्मूला से पाथ डिफरेंस निकाला गया है। पाथ डिफरेंस को लैम्डा से, कैपिटल डेल्टा से डिनोट करते हैं।
सो पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फाई, और फाई का वैल्यू यहाँ से हमने बैठा दिया 2n पाई। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, चलो कंफ्यूज मत हो। ये होता है लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला अगर बिठाओगे 2n पाई तो ये सॉल्व हो जाएगा, और यहाँ से हमारा कंडीशन आ जाएगा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दैट पाथ डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। और इसको अगर हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें, फाई इज इक्वल टू 1, यहाँ पर अगर हम लोग 1 सब्सटीट्यूट कर दें, I is proportional to a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कॉस फाई को 1 कर दे तो I is proportional to a प्लस बी होल स्क्वायर आ जाएगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए खुद से करो ना, वीडियो पॉज करके। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कॉस फाई का वैल्यू कितना होना चाहिए मेरा, देखो अलग अलग लिख दिया है। कॉस फाई का वैल्यू -1 होना चाहिए। कॉस फाई -1 होने का मतलब फाई का वैल्यू 2n+1 इंटू पाई हो जाता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है। और यहाँ पर वही फॉर्मूला फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, वहाँ से सॉल्व करोगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन ये आ जाएगा, और -1 पुट करोगे तो इंटेंसिटी का वैल्यू क्लियर। यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा का कंपैरिजन दिया हुआ है, तो आई मैक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, आई मीन इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। दोनों का अगर रेशियो लेंगे तो ये आएगा। यहाँ से दोनों में से बी कॉमन ले लिया, डिवाइड कर दिया। इस रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड को आर कहा जाता है, ठीक है। रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड को आर कहा जाता है। ये एक ऑप्शनल चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड एंड वेव एंड विड्थ ऑफ द स्लिट जो होता है, इसके बीच में रिलेशन होता है। आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ए इज प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर डब्ल्यू। तो यहाँ पे I1/I2 के जगह पे यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो विड्थ के साथ जो होता है इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। जितना ज़्यादा विड्थ होगा उतना ही ज़्यादा मेरा लाइट का इंटेंसिटी आउट होता है। ये था। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग करेंगे वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तब तक ये इंटेंसिटी जो है इसको क्लियर कर लो। 2 लेक्चर मैंने सेंड किया है, दोनों को कंप्लीट कर लो। हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट क्लास करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू।